हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी लगातार। आज भाग 63 देखेंगे। इसमें भी देखिए एक पेपर के साथ फिर से आपके लिए प्रेजेंट हुआ हूँ मैं। लगातार सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है और साथ ही जो अन्य टेस्ट सीरीज हैं, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर और इसके साथ साथ परीक्षा वाली महाकुंभ और अन्य जितने भी वरियस टॉपिक आ रहे हैं उनको फॉलो करें। जैसे आज मैंने हिंदी का एक टॉपिक दिया था आपको, जिसमें हमने देखा एकाक्षरी शब्द क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से कम लोगों को समझ में आता है कि एकाक्षरी शब्द क्या है, द्विअक्षरी शब्द क्या होते हैं, तीन अक्षरी क्या होता है। क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार यूपी ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स में ऐसे। तो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल मिस ना करें आप, ठीक है। और साथ ही जो हमारी वेबसाइट है himuvantuk.com, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे लगातार टेस्ट सीरीजें आपको मिल रही हैं और पेड टेस्ट सीरीज चाहिए आपको तो फिर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 50 प्रैक्टिस सेट वाली पेड प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचमार्क या आहत शब्द किससे संबंधित है दिए गए विकल्पों में। तो पंचमार्क या आहत शब्द की बात करते हैं तो ये रिलेट करता है दोस्तों कॉइन्स से, ठीक है। मुद्रा, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखिए इनमें से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, लिखी जाती थी, है कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि। ओके, खरोष्टी लिपि जो थी वो हमारा दाएं से बाएं यानी कि इस तरफ से इधर को लिखी जाती थी, इधर को, ठीक है। हिंदी जो है हमारी देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि हमेशा क्या करते हैं, हम बाएं से दाएं को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि इस तरफ से, देखिए बायां हो गया, बाएं से हम दाएं तरफ को लिखते हैं ना। तो ये देवनागरी लिपि का लिखावट है, मतलब लिपि की लिखावट है। और वहीं खरोष्टी लिपि यहाँ से आती है इधर को, उर्दू की तरह ही, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए सिंधु सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित थी। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द सील्स ऑफ इंडस वैली आर मेड ऑफ, किससे बनी थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये बनी थी स्टीटाइट से, यानी कि सेल खड़ी, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस क्षेत्र के अभिलेखों में सिंधु प्रदेश को मेलुहा कहा गया है। तो देखिए सिंधु प्रदेश को मेलुहा प्रदेश कहा गया है और ये अभिलेख है दोस्तों मेसापोटामिया की। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, मेसापोटामिया। ओके, मेसापोटामिया की सभ्यता भी हम पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित तक्षण शब्द का मतलब क्या था, ठीक है। तो तक्षण का मतलब क्या होता है, तो ऋग्वेद में जिस तक्षण शब्द का उल्लेख हुआ है इसका मतलब था कारपेंटर। ऑप्शन डी इसमें से आंसर हो जाएगा, बढ़ई, ठीक है। कारपेंटर था तक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दात्र श्रेणी अर्थात दरांती के अवशेष निम्न में से किस प्लेस से मिलते हैं हमें, ठीक है। दिए गए जो विकल्प हैं इनमें हमको दरांती होती है जो ना, दरांती, दात्र, दरांती मतलब हसिया टाइप का उपकरण, ये इस तरह का नहीं होता, वो घास काटने वाला ये। तो ये हसिया उपकरण हमको यहाँ पे किस प्लेस पे मिला है दिए गए विकल्पों में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। कहाँ से मिला है, अतरंजी खेड़ा से। अगला देखिए, रत्निन क्या थे। तो रत्निन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। रत्निन वर, तो रत्निन थे भाई ऑफिशियल ऑफ द किंग, मेटल वर्कर्स, फार्मर्स और वीवर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑफिशियल्स ऑफ द किंग, यानी कि राजा के पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। अगला देखिए, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में वर्णित तौल की इकाइयाँ थी। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी तौल की इकाइयाँ थी। तो देखिए कृष्णल, रक्तिका, गुंजा, ये सभी देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में तौल की इकाइयाँ हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार बनता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारा। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एंशिएंट हिस्ट्री में। तो महात्मा बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया दोस्तों, इसको बोला जाता है हमारा महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, महाभिनिष्क्रमण। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो देखिए अभी तो हमने देखा गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। एंड महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया अपना सारनाथ में, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन सी इसमें से उत्तर जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जैसे ही महात्मा बुद्ध ने अपना देह त्याग किया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया, इस घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा गया, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है।
माध्यमिक देखिए शून्यवाद सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शून्यवाद सिद्धांत। तो ये शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। अब नागार्जुन कौन थे भाई, तो नागार्जुन हमारे एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे, बौद्ध दार्शनिक। क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे और एक हिसाब से शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है देखिए, वैभाषिक और सौतांत्रिक किस संप्रदाय के मत हैं। तो बताना है आपने वैभाषिक और सौतांत्रिक। ये हमारा दोस्तों जब देखिए आपको पता है ना, बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, एक था हमारा हीनयान, दूसरा महायान। तो यहाँ पर ये जो वैभाषिक और सौतांत्रिक थे ये हीनयान के पार्ट थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, हीनयान। अगला क्वेश्चन है देखिए, मौर्य काल के बारे में यह किसने लिखा था। मौर्य काल के बारे में यह किसने लिखा है कि स्त्रियां राजा की अंगरक्षिकाएं थी, गुप्तचरों के रूप में भी कार्य करती थी। यानी कि ये स्टेटमेंट किसकी है या किस रचना में बोली गई है कि विमेन वर बॉडीगार्ड ऑफ किंग ऑल्सो वर्क एज स्पाइसेस, ठीक है। जो हमारे स्पाई होते हैं, जासूस होते हैं, उनकी तरह काम करती थी। और ये घटना का जिक्र किया गया दोस्तों एक पुस्तक में जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। कौन सी पुस्तक है भाई, इंडिका। अब याद आ गया होगा कि इंडिका को किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोलता है देखिए, अशोक ने किस लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए। अशोक के वैसे तो आपको पता है दोस्तों, अशोक ने भारत में जगह जगह पे अपने शिलालेख स्थापित किए, जिसमें से एक हमारा 13वां जो शिलालेख है वो हमारे राज्य में भी है, देहरादून में, ठीक है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, बहुत सी चीज़ों का वर्णन है यहाँ पे। और अशोक के कुछ लघु शिलालेख में है, जिनमें जो हमारा मास की लघु शिलालेख है, इस मास की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया। और ज़्यादातर अभिलेख जो उसके मेन अभिलेख है उनमें उसने अपने को प्रियदर्शनी भी संबोधित किया है, ठीक है। प्रियदर्शनी बनता है क्वेश्चन। अगला है देखिए, अशोक द्वारा भूमिकर 1/8 किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अशोक का जो हमारा लुम्बिनी नेपाल वाला अभिलेख है ना, इसमें हमारे ये बोला गया है कि जो अशोक काल में मालगुजारी थी वो 1/8 थी, यानी कि 8वां भाग टोटल उत्पादन का। तो ये बोला गया कि इसमें लुम्बिनी अभिलेख में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। देखिए इनको आप याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। जो हमारा प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, अध्यक्षता किसने की, किसके शासनकाल में हुई, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सब चीज़ आपने याद रखना है। तृतीय जो हमारी बौद्ध संगीति हुई किसके शासनकाल में हुई, अशोक के शासनकाल में हुई, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी हमारी मोगलीपुत्र तिस्स ने, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, मोगलीपुत्र तिस्स। अगला है देखिए, द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट वॉज, यानी कि जो आजीवक संप्रदाय था इसका संस्थापक कौन था। हम मौर्य वंश में भी पढ़ते हैं ना, जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है, भद्र भाव से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं ना, और इसी से रिलेटेड है। बाद में हमारा आजीवक संप्रदाय यहाँ पे भी आता है। तो आजीवक जो संप्रदाय है इसके जो मेनली फाउंडर थे वो थे हमारे कौन, मक्खलीपुत्र गोसाल, यानी कि ऑप्शन 20 में सही उत्तर है, मक्खलीपुत्र गोसाल। अगला क्वेश्चन बोलता है देखिए, भरहूत स्तूप के पूर्वी तोरण पर किस शुंग शासक का नाम अंकित था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भरहूत जो स्तूप है यहाँ पर हम देखते हैं, नाम देखने को मिलता है हमको यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने, तो इसी का नाम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, बहुत जगह आपको, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी दक्कन में जहाजरानी के ऐतिहासिक युग का प्रादुर्भाव किसके शासनकाल में हुआ था। प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि जो जहाजरानी का ऐतिहासिक युग की उत्पत्ति हुई थी, जहाज़ों का बेड़ा वाला, वो सीन किसके टाइम पीरियड पे होता है, यानी कि व्यापारों के लिए जहाज का यूज, अन्य चीज़ें, ये सब घटित हुआ था दोस्तों हमारा सातवाहन वंश का एक हिसाब से अंतिम जो शासक था, जिसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पे भी हमको नाव की आकृति मिलती है, यानी कि व्यापार और नाव प्रेम उसका साफ साफ दिखता है। और इसी के टाइम पीरियड पे हमारे जहाजरानी के ऐतिहासिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी यज्ञश्री सातकर्णी इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि गाथा सप्तशती का लेखक कौन है। तो गाथा सप्तशती जो हमारी रचना है इसके राइटर है हाल, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, हाल, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे 20 MCQs आज जीके टेस्ट सीरीज के। जल्द ही मिक्स जो जीके टेस्ट सीरीज आती है, अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वहाँ से मिक्स हमारा क्वेश्चन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री के भी होंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। तो जो हमारा जीएस का पोर्सन रहता है यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी का, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज आएगी 64 उसको लाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करते रहें, और बाकी कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।